Hi guys, welcome back to another episode of the Akshit Chaudhary Show. आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर हैं निधि चौहान. निधि हेल्प करती हैं लोगों को उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में. निधि एक रिक्रूटमेंट कोच हैं एंड उसके साथ में निधि एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं. तो हमने इस पॉडकास्ट के अंदर बात की है सॉफ्ट स्किल्स के बारे में. क्या होती हैं सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा ज़रूरी सॉफ्ट स्किल्स क्यों होती हैं, आपको अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर सॉफ्ट स्किल्स पे क्यों काम करना चाहिए, आपको सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप करनी चाहिए, क्या बेनिफिट होते हैं, आपको अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में सॉफ्ट स्किल्स का क्या रोल होता है, और आपको अपना सीवी रिज्यूमे किस तरीके से प्रिपेयर करना है सो दैट आप अपनी ड्रीम जॉब तक लैंड कर पाएँ. इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस किया है. और हमने यहाँ पर बात की है लिंक्डइन के बारे में कि लिंक्डइन पर आपको अपनी प्रोफाइल क्यों बनानी चाहिए, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं लिंक्डइन के ऊपर. इन सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बात की है. तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, किसी मुकाम पे पहुँचना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट एपिसोड आप लोगों के लिए है. यू मस्ट चेक आउट दिस एपिसोड राइट नाउ. तो आज हमारे साथ हैं निधि चौहान. निधि हेल्प करती हैं यंगस्टर्स को उनकी ड्रीम जॉब के अंदर लैंड करने में. आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम निधि से उनकी जर्नी के बारे में जानने वाले हैं और साथ में हम सीखेंगे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में. सॉफ्ट स्किल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं सॉफ्ट स्किल्स और कितनी इम्पोर्टेंस है इनकी हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम निधि टू आवर शो. थैंक यू आशीष. निधि स्टार्ट करते हैं सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. जहां तक मेरे को पता है मोस्ट ऑफ द लोग आज के टाइम में टेक्निकल स्किल्स को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और आई थिंक 100 में से 99% लोग टेक्निकल स्किल्स को सबसे पहले सीखना प्रेफर करते हैं. बट एट द सेम टाइम सॉफ्ट स्किल्स भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं जितनी टेक्निकल स्किल्स. तो आपने इस चीज को सबसे पहले कैसे आइडेंटिफाई किया इतनी कम एज के अंदर कि सॉफ्ट स्किल्स हमारे लिए इतना ज्यादा मैटर करती हैं? तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? तो मेरी जर्नी किसी और स्टूडेंट की तरह, जैसे आप कॉलेज के पहले साल में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को देखते हैं प्लेसमेंट के लिए जाते हुए, तब शुरू हुई. जब बड़ी बड़ी कंपनीज आती थी, 600-700 लोग जाया करते थे एक ही कंपनी के लिए क्वालिफाई होकर, और उसमें से केवल मुश्किल से 20 लोगों को लिया जाता था. तो मुझे ये जिज्ञासा हुई और मैंने जाके अपनी अध्यापिका से पूछा. तो उन्होंने मुझे बताया कि निधि, बात सिर्फ ये नहीं कि आपको अपने सब्जेक्ट्स कितने अच्छे से आते हैं, बात ये भी है कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी सोच है, कोई ऐसा आइडिया है जो एक कंपनी का काम करने का तरीका बदल सकती है, या एक नया प्रोडक्ट है, या कुछ भी है, अगर आप उसे शब्दों में सही तरीके से बयान नहीं कर पा रहे, अगर आप बाकी लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे, तो किसी भी कंपनी में आपकी कोई जगह नहीं है. क्योंकि जब आप एक कंपनी में जाते हैं तब आप सिर्फ अपने प्रांत या अपने राज्य के लोगों के साथ काम नहीं करते. भिन्न भिन्न जगह से लोग आते हैं, आप सब एक साथ काम करते हैं, और इसलिए आपकी अंग्रेजी भी एक बड़ी चीज होती है. भले ही लोगों को ये कहना पसंद ना हो, कहें कि अरे हिंदी हमारी मातृभाषा है, सही मायने में अंग्रेजी दुनिया में बोली जाती है, पूरी दुनिया में बोली जाती है. और वो एक भाषा है जो हमारे जैसे देश में जहाँ हजारों भाषाएं हैं, वहाँ अनेकता में एकता का काम करती है. आप एक दूसरे से बात कर पाते हैं. तो कुछ ये छोटी छोटी चीजें थी जिन्हें मैंने आइडेंटिफाई किया, और मुझे समझ में आया कि सिर्फ ही आपकी हाथ की कला के बारे में या सिर्फ आपके दिमाग में जो है उसके बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि आप अपनी सोच किस तरह से आगे रख पाते हैं. So that's how you started your journey. आपकी इस तरीके से आपकी पूरी जर्नी शुरू हुई सॉफ्ट स्किल्स के रिगार्डिंग. बिल्कुल. तो निधि, जब आपने अपने प्रोफेसर से बात की, आपको पता चला कि निधि सॉफ्ट स्किल्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने क्या नेसेसरी स्टेप्स उठाए सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने के लिए? आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे कैसे काम किया? सबसे पहली बात मैंने ये समझी कि सॉफ्ट स्किल्स एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है. उसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं. उसमें 3 मेन चीजें होती हैं. पहली बात, आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं. दूसरी बात, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं. और तीसरी बात, आपके मस्तिष्क में जो विचार है वो किस तरह के हैं. जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आई है ग्रुप डिस्कशन कराने के लिए, राइट, रिटन टेस्ट के बाद ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, और अक्सर ये देखा जाता है कि टॉपिक्स होते हैं जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या.
या फिर लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। तो ये अगर हम दिमाग लगाएं तो कोई भी रिक्रूटर हजारों किलोमीटर की जर्नी करके इसलिए नहीं आता ये पता करने के लिए कि आप भाई लव मैरिज करेंगे कि अरेंज मैरिज करेंगे। ये तो बिल्कुल सेंस ही नहीं बनता है। तो अगर आप सोचे तो ग्रुप डिस्कशन बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है तीनों चीज अप्लाई करने का। पहला, आप अपने साथ कैसे डील करते हैं। अगर कोई आपके विचारधारा के अगेंस्ट कुछ कहता है, आप कह रहे नहीं 1 और 1 2 होता है, और कोई कह रहा है कि 1 और 1 3 होता है, तो क्या आप उस पर गुस्सा होते हैं? अगर आप गुस्सा होते हैं तो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लायक नहीं हैं। अगर आप उसके साथ वार्तालाप करके, समझौता करके एक कॉमन चीज पे आना चाहते हैं, या इस बात से संतुष्ट होना चाहते हैं कि 2 अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो हाँ, आपके लिए कॉर्पोरेट में जगह है। वैसे ही दूसरी बात ये हो जाती है कि आप विचार किस तरह से बेस करते हैं। जैसे काफी लोग कहते हैं कि आपको पता है कि लव मैरिज जो है उनमें डिवोर्स बहुत ज्यादा ही होते हैं और अरेंज मैरिज में नहीं होते, पर असल बात ये है कि किसी भी मैरिज का रेफरेंस पॉइंट तो वो ही शादी है, क्योंकि हर 2 लोग जिनकी शादी हुई है वो बाकी दूसरे 2 लोग से अलग है, अलग अलग इश्यूज होते हैं, तो 2 लोग उस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या आप में वो मैच्योरिटी है ये बात समझने के लिए? क्या आप अपनी जो बायस होती है, यानी कि आपका एक सोच की तरफ जो झुकाव होता है, क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? जैसे कुछ लोग मानते हैं कि अगर काली बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया तो आपका काम खराब हो गया। क्या आप उसमें लॉजिक ढूंढते हैं? क्या आप अभी भी 18वीं सदी में जी रहे हैं, आप अब 21वीं सदी में आ चुके हैं? और तीसरी बात कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि जब कोई और कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो क्या आप उसे सुनते हैं, या आप गौर से सुनते हैं, या आप जोर से आवाज का इस्तेमाल करके दूसरों को दबाना चाहते हैं, या फिर आप इस तरह से आते हैं कि अगर 10 लोग एक साथ आए हैं तो हम सब एक टीम की तरह हैं, हम सबको मिलकर अच्छे से काम करना है। तो ग्रुप डिस्कशन इसका एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल हो जाता है। तो इस तरह से मैंने पहले समझा कि सॉफ्ट स्किल्स होते क्या है और फिर उनको डेवलप करना शुरू किया। राइट। तो सब निधि, आपने बहुत सिंपली वे में ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हमें सबसे पहले ये समझाया सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है, जिसको आपने 3 पैरामीटर्स में डिवाइड करके बहुत सिंप्लीफाई तरीके से एक्सप्लेन किया। अब निधि, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये चीज को समझा, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि सॉफ्ट स्किल्स होती क्या हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या जरूरत होती है। जैसे आपने बहुत एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे देके बताया कि अगर कोई रिक्रूटर आपके कॉलेज के अंदर आया है तो वो हजारों किलोमीटर ट्रेवल करके ये जानने के लिए नहीं आया आपको लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज या XYZ कोई भी टॉपिक, राइट। वो आपके थॉट्स, आप किस तरीके से लोगों के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, आप अपने विचार किस तरीके से प्रकट करते हैं, आपकी मानसिकता किस तरीके की है, वो इन चीजों को जज करके, इन चीजों को के पैरामीटर्स पे आपको इवेल्युएट करके आपको एक जो जॉब के लिए रिक्रूट करने आते हैं, राइट। आपने ये चीज बताई एक एग्जांपल के थ्रू। अब बात आती है निधि यहाँ पर कि हमें ये चीज समझ आ गई सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लोग चाहते हैं अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना, कि वो अपने आप को अपने वर्ड्स को कम्युनिकेट कर पाए, अपनी बातें, अपने विचार दूसरों को बेच पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वो चीज करनी कैसे है, सीखनी कैसे है, हमें सॉफ्ट स्किल्स पे काम कैसे करना है। तो आपने कैसे किया और आप लोगों को क्या एडवाइस दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब भी कोई मुझसे सवाल पूछता है, मैं एक ही चीज कहती हूँ कि अगर आप तैरने पर एक किताब पढ़ लें तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तैरना आ गया। आपको पानी में उतर के अपने फियर का सामना करके, अपने डर का सामना करके, मेहनत करके, हाथ पैर मार के और थोड़ी तकलीफ झेल के तैरना सीखना होता है। वैसे ही अगर आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत सी किताबें हैं जो आपको बहुत सा ज्ञान देंगी कि आप ऐसे बात करिए, वैसे बात करिए, बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो, आवाज वैसी हो, पर जब तक आप करेंगे नहीं ना, तब तक उन चीजों का कोई फायदा नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जिस दिन आपकी आंखें खुल जाती हैं और आप अपने आसपास एक मौके की तलाश करते हैं, उस दिन आपको बहुत से मौके दिखाई देते हैं। जैसे आप किसी भी कॉलेज में हो, आपके कॉलेज में ये तो होगा कि भाई 1 साल में एक बार तो स्पीकिंग कंपटीशन होता होगा, कि आपको जाके भले ही कोई डिबेट हो या मॉक पार्लियामेंट हो या पेपर प्रेजेंटेशन हो, आप करेंगे कि नहीं। आप पहले शुरुआत करें, वहां जीतने की उम्मीद लेके मत जाइए। हमेशा कभी भी अपना जो आपका ध्यान है इनाम पे मत रखिए, अपने काम पे रखिए। तो आप जब अपने काम पे ध्यान देते हैं और आप ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं और वो मौका आपको मिलता है,
तब आप देखेंगे कि जब आप पहली बार खड़े होंगे एक क्राउड के सामने, आप कोशिश करेंगे पहले बात करने की। अगर हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, आपके पैर कांपेंगे, आपको पसीना आएगा, लेकिन अपने दिमाग में ये बात रखिए, यार तू मर नहीं जाएगा, खड़े रह, बोलते रह, कुछ नहीं होगा। तेरे पैर जब तक नहीं गिरेंगे तब तक खड़े रहे, पैर गिर गए तब चले जाना। तो जब तक आप वो मानसिकता लेके आगे बढ़ेंगे, आप 2 बार 3 बार आपको पसीना आएगा, आप डरेंगे, लेकिन चौथी बार आपको लगेगा यार कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, पहले से बेहतर कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप इस चीज में आगे बढ़ेंगे। वैसे ही दूसरी बात, अगर आप अपनी मानसिकता की बात करते हैं, तो वो चीज आपको अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि आपके जो सबसे करीबी बिलीफ्स है वो क्या लॉजिक के ऊपर आधारित है, या किसी ने कह दिया इसलिए हम अंधे की तरफ फॉलो करते हैं। जैसे मैंने आपको काली बिल्ली का एग्जाम्पल दिया, तो एक बार एक दोस्त के साथ हुआ था कि वो गाड़ी चला रहे थे और एक काली बिल्ली टायर के नीचे आ गई। तो उन्होंने कहा यार काली बिल्ली टायर के नीचे आ गई, अब मैं वापस चला जाऊंगा, मेरे लिए बैड लक है। और मैंने कहा बैड लक तुम्हारा कैसे हुआ, वो बिल्ली मर गई, उसका बैड लक हुआ है ना। बिल्कुल। तो आपको अपने विचारों के बारे में अपने अंदर देख के सोचना है। और तीसरी बात आती है जब भाषा की बात आती है, क्योंकि खास तौर से अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे देश में देखा गया है कि लोग अंग्रेजी बोलने में बहुत हिचकिचाते हैं। अक्सर ये सुनने में आता है कि अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं तो लोग कहते हैं अरे बड़े ठाठ हैं इसके, तो देखिए चिढ़ाने लगते हैं, हमसे पलट के अंग्रेजी में बात नहीं करते। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगी, आप कभी जाइए गूगल पर, जो कि कहीं भी मिलेगा आपको, MS धोनी के पुराने वीडियोस देखिए। उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, उन्होंने पूरे विश्व के सामने, आप 4 लोगों की बात कर रहे हैं, उन्होंने पूरे विश्व के सामने गलत अंग्रेजी बोल बोल के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के आज कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। वैसे ही कंगना रनौत है, उनका अंग्रेजी के ऊपर मजाक उड़ाया जाता था। आज जब वो लेडी किसी इंटरव्यू में अंग्रेजी में बात करती है, जो लोग हंसते थे आज वो ही उन्हें कितने रिस्पेक्ट से देखते हैं कि अरे इसे कहते हैं औरत, या इसे कहते हैं मनुष्य, जो जब अपनी गलती देखे तब उसको सुधारे। तो पहले आप भाषा में बात करना शुरू करें, अपनी विचारधारा पे गौर करें कि आप किस चीज में बिलीव करते हैं, मौके ढूंढिए, उन मौकों को दोनों हाथ से पकड़ लीजिए और चाहे जितना डर लगे उस चीज को कीजिए। याद रखिए, तैरने पर किताब पढ़ के तैरना सीखना नहीं आता, पानी में उतरना जरूरी है। बिल्कुल निधि, आपने बिल्कुल सही चीज बोली, और मैं भी अपना एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। जब मैंने अपना फर्स्ट पॉडकास्ट शुरू किया था, जितने कंफर्टेबली मैं आज आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, अगर आप मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड को रेफर करोगे तो आप मेरी वॉइस के थ्रू समझ पाओगे कि मैं वहां पे कितना डरा हुआ और कितना नर्वस वहां पे नजर आ रहा था पॉडकास्ट के अंदर। और आज वही दिन है, मैं आगे एक एक कदम रखता जा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस, वो सारी चीजें धीरे धीरे बिल्टअप होती जा रही हैं। तो हमें उतरना पड़ेगा तैरने के लिए, तभी हम सीख पाएंगे स्विमिंग को। बिल्कुल, बहुत खूब अक्षत। कहा जाता है ना, बूंद बूंद है बनता सागर, धागा धागा बनती चादर। छोटे छोटे कदमों से ही एक बड़ा सफर तय होता है। तो आपके लिए बहुत खुश हूं मैं कि आप डेवलप कर पा रहे हैं, और मेरी आशा है कि जो भी सुन रहे हैं वो भी अपने कदम उठाना शुरू करें आपसे प्रेरणा लेकर, और चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, छोटे छोटे कदम मिला के तय हो ही जाएगा। तो निधि, आपने अपनी स्किल्स पे कैसे काम करना शुरू किया? आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया ये बात, बट आपने पर्टिकुलरली अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप किया? सॉफ्ट स्किल्स की अगर आपकी बात करें, आपने बताया कि आपने कॉलेज इवेंट्स के अंदर जाना शुरू किया, एग्जांपल्स आपने दिए, बट अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाने तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको पर्टिकुलरली क्या स्टेप्स उठाने चाहिए आपकी तरफ से? उनको क्या एडवाइस होंगी कि उनको क्या करना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने के लिए? क्योंकि आज वो वाला जमाना नहीं रहा जब आपको नौकरी या जॉब केवल टेक्निकल स्किल्स के बेसिस पे मिलती है, और इवन बहुत सारी रिसर्च पब्लिश हो चुकी हैं जहां पे ये बताया जा चुका है कि फ्यूचर के अंदर आपकी 80% सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा मैटर करेंगी एज कंपेयर टू टेक्निकल स्किल्स। बिल्कुल। तो आप इस चीज के बारे में क्या कहेंगे, और आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स को कैसे डेवलप किया ड्यूरिंग कॉलेज, और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन होगा? तो पहले मैं शुरुआत करूंगी कि मैंने कैसे डेवलप किया। तो जैसा मैंने आपको बताया, मौका देखिए और उसे दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। तो अक्सर होता था कि सब लोग क्लास में बैठा करते थे, और फ्राइडे सैटरडे में फेस्ट हुआ करती थी, वो हाफ डे का इंतजार करते थे और मैं वीकेंड का इंतजार करती थी, ताकि 200-400 रुपए भर के मैं किसी इवेंट में जाऊं। मैंने कभी अपनी पहुंच सिर्फ अपने कॉलेज तक नहीं रखी, मैंने हमेशा दूसरे कॉलेजेस में भी गई,
और ये बहुत अजीब सी बात है, लेकिन मेरी कॉलेज के चारों वैलेंटाइंस डे मैं कोई ना कोई वर्कशॉप अटेंड कर रही थी। तो सब लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घुमा करते थे। मैं ये नहीं कह रही ब्रेकअप कर लीजिए, मैं जरूर कह रही हूँ कि वर्कशॉप अटेंड कीजिए, क्योंकि जब आप अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करते हैं, आपकी जो नॉलेज है एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। तो मैं पहली बात ये कहूंगी कि वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, चाहे पब्लिक स्पीकिंग पे हो, चाहे किसी भी चीज पे हो। जाइए, वहां जाइए, देखिए। और अगर आप में अभी वो करेज नहीं आ रहा है, वो हिम्मत नहीं आ रही कि भाई मैं भी जाके करूं, तो वहां बैठिए, देखिए दूसरे कैसे कर रहे हैं, देखिए और सीखिए। जब आप उनको देख के सीखेंगे, आप उनमें भी कुछ गलतियां पता कर पाएंगे और उनमें कुछ अच्छी चीजें देख पाएंगे, तो वैसे भी आप अपना सफर शुरू कर सकते हैं। तो वर्कशॉप्स का बड़ा भाग रहा, इवेंट्स का बड़ा भाग रहा। तीसरी बात, अक्सर लाइब्रेरी में मैं जाया करती थी, और भले ही मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड की थी, मैं पहुंच जाती थी मैनेजमेंट वाले सेक्शन में, और वहां से अलग अलग किताबें उठाकर कभी साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ना, कभी ये पढ़ना कि कंपनीज चाहती क्या है। क्योंकि अगर आप ये नहीं चाहते कि कंपनीज क्या चाहती हैं, तो आप अंधेरे में निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले वो पता कीजिए। उसके अलावा मैं ये भी कहूंगी कि मुझे बहुत हिम्मत मिली मेरे दोस्तों से। मेरे 2 से 3 करीब दोस्त हुआ करते थे। जब भी मैं गिरी, हमेशा मुझे कहते थे, यार वापस कर, तू कर सकती है। तो अपने आसपास वैसे लोगों का माहौल बनाइए जो आपको प्रोत्साहन देते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं। तो रही बात ग्रुप डिस्कशंस की, रही बात आपके मॉक पार्लियामेंट्स होते हैं, उन सब में भी जाइए। और जहां तक मैं याद कर सकती हूँ, चारों साल मेरे कॉलेज में मैं अकेली लड़की थी जो ईसी डिपार्टमेंट छोड़ करके मैकेनिकल में, सिविल में, मैनेजमेंट में, मैं जहां फेस्ट हुई मैं वहां पहुंच जाती थी। और मुझे अक्सर सवाल पूछा जाता था, तू तो उस डिपार्टमेंट की भी नहीं है, तू वहां क्या कर रही है? और मैं हमेशा कहती थी, वहां कुछ ना कुछ नॉन टेक्निकल इवेंट्स होते हैं जिसमें हर कोई भाग ले सकता है, मैं वहां जा रही हूँ सीखने के लिए। अक्सर मेरी मुलाकात वहाँ सीनियर से होती थी, और क्योंकि मैं अपने डिपार्टमेंट के बाहर वाली फेस्ट में जाती थी, मुझे अजनबियों से मिलने का मौका मिलता था। तो भले ही मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे अनजान लोगों से बात करने में कंफर्ट नहीं होता, मुझे वो धक्का मिलता था कि अब तू अनजान लोगों के बीच में, अब तो बात करनी पड़ेगी निधि, अब मुंह खोलो, बात करो, कुछ तो कहो। और धीरे धीरे उस शेल से मैं बाहर आई। और आज आलम यह है कि अगर मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं किसी से 3 घंटे आराम से बात कर सकती हूँ। तो वो चीज शुरू करनी पड़ती है। तो आपको एज ए स्टूडेंट, आपको अपने कॉलेज में, दूसरे कॉलेजेस में, वर्कशॉप्स में बहुत मौके मिलेंगे। और सबसे बड़ी एडवाइस ये होगी, क्लासरूम के बच्चे बन के मत रह जाइए। वो जमाना जा चुका है जब किसी को उस इंसान की जरूरत है जो केवल क्लासरूम में अच्छा है। अब सबको उस इंसान की जरूरत है जो क्लासरूम और बाहर भी अच्छा है। मान लीजिए आप एनसीसी में हैं, तो आपकी जिंदगी में बहुत सी चीजें आएंगी, लीडरशिप आ जाएगी, टीम वर्क आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा। ये सब चीजें एनसीसी में भाग होने की वजह से आपके अंदर आ जाएंगी। वैसे ही आप स्टूडेंट बॉडीज का हिस्सा बनिए, जहां आप चीजें ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं। पहले आप शुरुआत कीजिए पार्टिसिपेट करने से। अपने कॉलेज के दूसरे या तीसरे ईयर में जाइए ऑर्गेनाइज करने के लिए, हमेशा पार्टिसिपेट करते मत रहिए। जब आप ऑर्गेनाइजिंग एंड पे जाएंगे, आपको समझ आएगा कि पैसे कैसे हैंडल होते हैं, लोगों को कैसे लाना है। और जैसा आपने बताया, बहुत लोग को ये दिक्कत होती है कि भाई अपना विचार दूसरों के आगे कैसे रखूं। तब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी कि आप क्लास से क्लास जाएं, वहां खड़े हो, अपने इवेंट के बारे में बात करें। तो इतनी क्लासेस होती है, पहले 2 में आप नर्वस होंगे, पहले 3 में आप नर्वस होंगे, चौथे तक आपको लगेगा अब तो हो सकता है, अब तो मुझे आ रहा है। और धीरे धीरे आपको नए आइडियाज आएंगे कि दूसरों को कैसे इस चीज की तरफ खींचना है। आपके सेल्स, आपके मार्केटिंग स्किल्स सुधर जाएंगे, आपको टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो एक कॉर्पोरेट बहुत गौर से देखता है कि क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो पहले पार्टिसिपेट कीजिए, फिर ऑर्गेनाइज कीजिए, और ये करने से आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और वर्कशॉप्स पक्का अटेंड कीजिए। श्योरली, मैंने खुद जो आप चीजें बोल रही हैं, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने इस तरीके से काम किया, पार्टिसिपेट किया इवेंट्स के अंदर, कॉलेज फेस्ट के अंदर, या वीकेंड पे कुछ इवेंट्स अटेंड करते थे अलग अलग कॉलेजेस में जाके। उन लोगों की मैंने पाया कि उनकी स्किल्स काफी ज्यादा मतलब अच्छी होती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। और ये चीज आपने बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन भी की। लेकिन अब बात आती है फिर भी कि कॉलेज में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अच्छा हम इवेंट्स अटेंड करेंगे तो हम अपनी कॉलेज की क्लासेस मिस कर देंगे, और हमारे लिए टेक्निकल स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं आपसे फिर भी एक बार इस बारे में मैं चाहूंगा कि आप इस पे कुछ बताएं कि टेक्निकल स्किल्स से ज्यादा जरूरी
आज के टाइम में सॉफ्ट स्किल्स क्यों बन रही हैं, और अगर हम इंटरव्यू जो लेने आते हैं लोग या जॉब के पर्सपेक्टिव से देखें तो सॉफ्ट स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है जॉब के पर्सपेक्टिव से? ओके, पहली बात क्लासेस मिस करने के बारे में, अगर आप एक दिन एक इवेंट के लिए क्लास मिस करेंगे तो पूरे सेमेस्टर का सब्जेक्ट नहीं चला जाएगा, है ना? तो उस बात पे बार बार दुखी होना बंद कीजिए। एक दिन एब्सेंट लगने से ऐसा नहीं होगा कि आपको एग्जाम में अलाउ नहीं करेंगे, और वैसे भी सब जानते हैं इंजीनियर्स एक रात पहले ही पढ़ते हैं, है ना? तो किस बात का बिल्कुल। दुखी होना है? जाइए, काम कीजिए अच्छे से और अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए। दूसरी बात, सॉफ्ट स्किल्स क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे देश में? अगर आप गौर करें तो दिक्कत एम्प्लॉयमेंट की नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी की है। उससे मेरा क्या मतलब है? अगर आप इंडियन आर्मी को देखें, इंडियन नेवी को देखें, इंडियन एयरफोर्स को देखें, ऑफिसर्स की इतनी भारी मात्रा में कमी है, भारी मात्रा में कमी है, हजारों पोस्ट खाली है, फिर भी लाखों लोगों का इंटरव्यू करके भी उसमें से 100 पोस्ट भी मुश्किल से भर पाती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के यूथ उस लायक नहीं है। बिल्कुल, हमारे देश के यूथ ने वो स्किल डेवलप नहीं की कि अगर मैं एक सिचुएशन में हूं मैं कैसे सोचूं। हम हमेशा स्पून फीड किए गए हैं स्कूल से लेके आगे तक। अब एजुकेशन सिस्टम तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है। तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में शोर मचाने से अच्छा ये देखिए कि अभी के अभी आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी सुधार सकें, इसलिए आपकी सॉफ्ट स्किल्स जरूरी है। दूसरी बात, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन रही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? आप देखें तो अगर हम लोग असल में सोचते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे हों तो हमें जॉब मिल जाएगी, टॉपर्स बड़ी से बड़ी कंपनी में रिजेक्ट होते हैं। आप कहीं भी देखिए, Amazon, गूगल 60-70% वाले जाते हैं, 95 वाला मुश्किल से कोई जाता है। ऐसा क्यों? वहां एम्फोसिस मार्क्स पे नहीं होता है। अगर आप देखेंगे हर कंपनी का 60% कट ऑफ होता है ना? तो वो क्या देखना चाहते हैं? 10th, 12th और कॉलेज के ऑर्डर में अगर आपका स्कोर रहा है 60, 70, 80, यानी आप कम से ऊपर गए हैं, अच्छी बात है। अगर आप 60, 60, 60 रहे हैं, अच्छी बात है, आपने अपना लेवल मेंटेन किया है। अगर आप 90, 70, 60 गए हैं, तब उन्हें दिक्कत आती है। उन्हें आपके मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आप आज पढ़ रहे हैं वो आप कंपनी में अप्लाई नहीं करने वाले। ये भी दिमाग में रखिए कि जब आप एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग की जाती है पहले 1 महीने, पूर्णतः 1 महीने आपकी ट्रेनिंग की जाती है, और जो चीजें सिखाई जाती है आपको कॉलेज में सिखाई ही नहीं जाती। मतलब आपकी टेक्निकल स्किल्स का मुश्किल से कोई भार है आपके सिलेक्शन में। उनको क्या चाहिए कि आपको बेसिक्स पता हो। जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग में जा रहे हैं तो क्या आपको सी लैंग्वेज आती है? सी लैंग्वेज आने से आप बाकी लैंग्वेजेस डेवलप कर सकते हैं। तो आप अगर वो बेसिक्स रखें तो काफी है। लेकिन अगर आपको जावा, रूबी, पाइथन सब आता है, मान लीजिए आपको 15 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आप बात नहीं कर सकते, आपने कभी टीम के साथ काम नहीं किया है, आप कभी किसी प्रेशराइज सिचुएशन में रहे नहीं है, और आपने हमेशा घर का दाल चावल खाया, आप कभी बाहर भी नहीं गए, आप कभी कंफर्ट जोन के बाहर भी नहीं गए, तो उनको वैसे लोग चाहिए नहीं। पहली बात, जब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलेंगे, और क्योंकि आपने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर गए हैं, तो आप जब दूसरी स्टेट में रिलोकेट करेंगे तो आपके साथ बहुत इश्यूज होंगे। आप होम सिक होने लगेंगे, आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, और वो आपके काम को इम्पैक्ट करेगा। आपका काम अगर इम्पैक्ट होगा तो टीम का काम इम्पैक्ट होगा। दूसरी बात, अगर आपने कभी टीम के साथ काम ही नहीं किया है, अचानक से लोगों के बीच में आप अपने आप को अकेला सा पाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, आप ये सोचेंगे, जब तक आप सोचेंगे मैं मेरा आइडिया कैसे बताऊं, हो सकता है मीटिंग ही खत्म हो जाए। फिर क्या फायदा आपके आइडिया का, है ना? वैसे ही अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल नहीं है, मान लीजिए आपके टीम लीड कभी बीमार हो गए और आप 4 लोग की टीम है, और आपको वो भार दे दिया जाता है कि भाई अब एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डेडलाइन है, आप अपने टीम के साथ काम करें। तब आप ये नहीं कह सकते अरे मुझे काम मिल गया, मेरे टीम में कोई और करा दो, वो हो ही नहीं सकता। तो कंपनी जो है एटीट्यूड और सॉफ्ट स्किल को हायर करते हैं, क्योंकि बड़े से बड़ा तूफान जब आता है तो अंदर की जो चीज है वो बाहर आती है। तब आपको आपकी प्रोग्रामिंग काम नहीं आएगी, तब आपको आपकी स्किल्स काम आएगी। आप लोगों से कैसे काम निकलवा सकते हैं, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्या आप एक टीम में अच्छा माहौल बना पाते हैं। जैसे अगर कोई बंदा 10 लोग की टीम में है और वो बाकी 9 लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाता। क्या आप वो इंसान है जो इतने हंसमुख है कि टीम में एक साथ लोगों को काम करा पाएंगे? क्या वो इंसान है जो लिटरली फेविकॉल का काम करेंगे, मजबूत जोड़ बनाएगा टीम में, है ना? वो चीज हद इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्रेनिंग तो आपकी वो वैसे भी कराते हैं जिसमें वो लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अगर वो लाखों की ट्रेनिंग के बावजूद आप में सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, आप कंपनी के किसी काम के नहीं रहने वाले।
राइट। सो निधि, बहुत जरूरी है ये चीज, और लोगों ने अब रियलाइज भी किया होगा कि क्यों सॉफ्ट स्किल्स हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी हैं। तो निधि, अगले पॉइंट पे मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप जैसे सीवी में भी लोगों को हेल्प करती हैं, रिक्रूटमेंट कोच भी हैं आप, तो सीवी की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, तो जो कंपनीज होती हैं वो सीवीज के अंदर क्या चीज प्रेफर करती हैं कि आपका सीवी किस तरीके से होना चाहिए? मैं आपसे दो पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा कि एक जो इंटरव्यूअर है उसके पर्सपेक्टिव से आपका सीवी कैसा होना चाहिए, और अगर आप खुद का सीवी बना रहे हैं तो आपको क्या पर्सपेक्टिव रख के वो सीवी प्रिपेयर करना चाहिए अपना? बिल्कुल। तो आपके ये सवाल में दो चीजें आ जाएंगी। पहला, अगर आपका ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट है, दूसरा अगर आपका ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट है। तो ये बात मैं बेट लगा के कह सकती हूँ 99% श्रोताओं को नहीं पता होगी कि जब आप ऑन कैंपस जाते हैं, आप रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन क्लियर करते हैं, आपका इंटरव्यू के हाथ में सीधा रेज्यूमे जाता है ना? आपको क्या पता है कि ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट इतना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि आप जो ऑन कैंपस के लिए रेज्यूमे या सीवी बनाते हैं, वो ऑफ कैंपस चलता ही नहीं है। ऑफ कैंपस ये सीधा रिक्रूटर के पास नहीं जाता। एक जॉब के लिए हजारों लोग अप्लाई करते हैं। ये मैन्युअली पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंसान 1000 रेज्यूमे पढ़े 2 वैकेंसी के लिए। ना ही वो लॉटरी की तरह निकाल सकता है, फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू 6 सेकंड के अंदर अंदर आपका सीवी या तो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, जिसमें 75%, 75 आई थिंक प्रतिशत, 75 इफ आई एम राइट, रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको इंटरव्यूअर के सामने उनका सीवी जाता भी नहीं है। तो पहली बात तो वो होगी। दूसरी बात, जब आप एक रिक्रूटर के लिए अपना सीवी बना रहे हैं, तो आप हमेशा ये देखिए कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन अननेसेसरी नहीं है। तो अगर आप एक छात्र की तरह देखते हैं, मान लीजिए आपने ट्रेजर हंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो आप सोचेंगे अरे ट्रेजर हंट लिखूं, इसमें तो टेक्निकल स्किल भी नहीं है और मुझे ऐसा कुछ पब्लिक स्पीकिंग भी नहीं दिख रहा, तो मैं हटा देता हूँ। एक रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से, ये सुन के बहुत लोग सरप्राइज होने वाले हैं, एक रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से जब आप ट्रेजर हंट में पार्ट लेते हैं, पहली बात आके आप एक टीम के साथ काम कर सकते हैं। दूसरी बात, आप स्मार्ट हैं क्योंकि आप क्लूजी कोड कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर आप स्मार्ट नहीं भी हैं तो आप ये मानते हैं कि भाई कोई और मुझसे स्मार्ट है जो ये काम कर सकता है, मतलब आप टीम के साथ मिलके एक कॉमन गोल की तरफ काम कर सकते हैं। चौथी बात, आपको पता है कि मेरे पास जितने रिसोर्सेज है मैं उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे करूं। क्या मेरे किसी दोस्त के पास बाइक है, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जल्दी जा सकते हैं? क्या हम फोन पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? तो आपका दिमाग तेज चलता है कि मेरे रिसोर्सेज मुझे कैसे यूज करने हैं। पांचवी बात, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, क्योंकि अगर आप शांत रहने वाले हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि आप टीम के साथ काम कर सकते हैं। छठी बात, आपको एक सीवियर टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर काम करना आता है, यानी अगर आपको पता है मेरे कॉम्पिटिटर भी काम कर रहे हो, मुझे उनके पहले झट से पहुंचना है, तो आप जल्दी जल्दी सोच पा रहे हैं और आप जल्दी जल्दी काम कर पा रहे हैं। सातवीं बात, अगर आप जीते या ना जीते, आप उस एक्सपीरियंस में मजा ले रहे हैं कि मुझे अगले पड़ाव तक जाना है, मुझे इस कंपटीशन के अगले पड़ाव तक जाना है। आप जीते या ना जीते, उसकी खूबसूरत मेमोरीज आपके दिमाग में रह ही गई होगी। आठवीं बात, अगर आप किसी के साथ गए हैं तो आप अनजान लोगों के साथ नहीं चले जाएंगे, आप दोस्तों के साथ जाएंगे, जिनको जानते हैं उनके साथ जाएंगे। मतलब कंपनी के कॉलेज में ना होने के बावजूद भी आपका लोगों के साथ उठना बैठना लगा रहता है। आप उन लोगों में से नहीं है जो एक कोने में बैठ जाते हैं। अब आप देखिए इसमें कितनी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स डिपिक्ट हो गई। पर जब एक छात्र देखता है, वो सोचता है अरे ट्रेजर हंट में डाल के क्या कर लूंगा। तो ये चीज याद रखिए कि आप एक छात्र की तरह जब देखते हैं, आपको हो सकता है कुछ चीजें बिल्कुल यूजलेस लगे, लेकिन जब मैं एक रिक्रूटर की तरह देखती हूँ, तो एक ट्रेजर हंट कंपटीशन की वजह से ही मैं आपको ऑलरेडी सोचती हूँ कि ये शॉर्टलिस्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत सी क्वालिटीज दिखाई देती हैं। तो जैसे आप एक छात्र की तरह देखते हैं, वैसे रिक्रूटर नहीं देखता। तो कोई चीज वहां छोड़िए मत, सारी चीजें डालिए। जब आप एक छात्र की तरह बना रहे हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिए कि फैंसी फॉन्ट्स मत यूज कीजिए, एक ही कॉमन फॉन्ट स्टाइल यूज कीजिए। उसमें ज्यादा पिक्चर्स, ग्राफिक्स ये सब डालने की कोशिश मत कीजिए। एक रिक्रूटर एक दिन में बहुत सारे सीवीज देखता है या बहुत सारे रेज्यूमे देखता है। अब अगर उसको अलग अलग भाग में ढूंढना पड़ रहा है कि अरे इसका फोन नंबर कहाँ है, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, उन्हें चिढ़ मचेगी, और क्यों वो आपके लिए वो एफर्ट डालेंगे, वो किसी और को ले लेंगे। तो आपको एक छात्र के तौर से जब आप बना रहे हैं, आप अपने रिक्रूटर के लिए हर चीज बहुत आसान करें, जैसे कि आपका नाम, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी सबसे ऊपर होना चाहिए, ताकि जब वो आपको कांटेक्ट करना चाहे, उनके सामने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन साफ हो।
आपकी सारी डिटेल्स कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो अगर अभी भी फाइनल ईयर में हो तो अपने डिग्री के बाद जो स्कोर होता है उसको खाली छोड़ देते हैं, और पूछो क्यों तो कहते हैं अभी तक पास आउट किया नहीं है, जबकि उसमें आपको अपना करंट स्कोर डाल के एक एस्ट्रिक्स डालना होता है, मतलब ये मेरा फाइनल स्कोर नहीं है, करंट स्कोर है, अभी तक मेरी डिग्री खत्म नहीं हुई है। वैसे ही बहुत से लोग हैं जो गलत मार्क्स डाल देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं 60 मेरे को 59 आया, 60 कट ऑफ है, मैं कैंपस में 70 लगा देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। अब रिक्रूट होना आपका पहला कदम है, लेकिन आप कंपनी में कैसे टिकते हैं वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आपके एथिक्स खराब है, आप वहां झूठ बोलते हुए जा रहे हैं, तो याद रखिए कंपनी आपसे होशियार है। 6 महीने तक आपका बैकग्राउंड चेक चलता है, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरीफाई किए जाते हैं, जहां अगर आपने झूठ कहा है तो आपको पुलिस के पास तक ले जाया जा सकता है। तो आप कभी वो चीज ना करें कि आप वहां झूठ बोले, अपने रेज्यूमे कभी झूठ मत बोलिए। सारी चीजें सबसे सिंपल तरीके में एक रिक्रूटर के ढूंढने के लिए डालिए। तो ये 2 टिप्स रहेंगी मेरी तरफ से। ओके निधि, आपने बीच में बात की थी कि जब आपका कोई भी रिज्यूमे या सीवी किसी भी रिक्रूटर के पास जाता है तो 75% वो सॉफ्टवेयर के थ्रू पहले ही एनालाइज करके अलग कर देते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली क्या चीजें एनालाइज करता है, जिससे अगर हम उस चीज को ध्यान में रखें तो स्टूडेंट्स उस चीज को गौर करेंगे और वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो वो क्या फैक्टर्स के बेसिस पे करता है? तो जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपकी जो जॉब रोल है ना, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से कीवर्ड्स डाले जाते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर पहली बात उन कीवर्ड्स को तलाशता है, दूसरी बात वो किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज किए गए हैं उनको तलाशता है, तीसरी बात आपकी स्कोर कैसी है और ये सब चीजें तलाशता है, आपकी फॉर्मेटिंग देखता है। अगर आपके रेज्यूमे में ग्राफिक्स है किसी भी तरह के या आपने डिजाइन डालने की कोशिश की है, जो कि आजकल स्टूडेंट्स बहुत गुमराह हो चुके हैं, इन्फोग्राफिक सीवी जिसे कहा जाता है, जिसमें आपकी फोटो है और अलग अलग आइकॉन्स है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, और वो सोचते हैं भाई ये देखो कितनी अच्छी चीज तैयार हुई है। वो सबसे पहले रिजेक्ट की जाती है क्योंकि सॉफ्टवेयर पढ़ ही नहीं पाता है, सॉफ्टवेयर पढ़ ही नहीं पाता है उन चीजों को। तो आप उस भटकावे में मत आइए, आप एक प्लेन वर्ड डॉक्यूमेंट बनाइए जिसमें आप सबसे पहले जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उन पे गौर करें, और ये देखें कि जो उन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चीजें हैं जो यूज की गई हैं, क्या वो आपके रेज्यूमे में एटलीस्ट एक बार है या नहीं। दूसरी बात, आप अगर मेरी बात माने, मेरी सलाह माने, तो एक प्रोफेशनल रेज्यूमे राइटर से अपना रेज्यूमे काम कराएं, क्योंकि मैं भी ये काम करती हूँ। एक सीवी पे कम से कम 8 से 9 घंटे जाते हैं, जिसमें हम लोग बहुत से स्कैन्स करते हैं, आपके स्कोर्स कंपेयर करते हैं, बहुत कुछ जाता है उसके अंदर। तो उन चीजों के बिना ये करना अच्छे तरीके से मुमकिन नहीं है। तो ऐसा अक्सर माना जाता है कि अगर आप इस चीज में अच्छे नहीं है तो जो उसमें ज्यादा अच्छा है, जिसका हाथ उस चीज में साफ है, उससे कराए। जैसे अगर हमें टेबल बनाना है, हम खुद लकड़ी लेके काटने नहीं बैठ जाते, हमें कारपेंटर बुलाते हैं। तो वैसा ही आपका रेज्यूमे आपका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप उसे प्रोफेशनली करवाएं, और जब आप उसे प्रोफेशनली कराएंगे आप खुद वो डिफरेंस देख पाएंगे। लेकिन मेरी यही उम्मीद होगी कि आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। अगर नहीं हो पा रहा है तो ऑफ कैंपस की तरफ प्लीज अपना रुख बदलिए। जो ऑन कैंपस का सीवी है वो बिल्कुल काम नहीं आएगा। तो बहुत इजीली आपने ये चीज भी क्लियर की कि आपको जो वहां पे रोल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से आपके कीवर्ड्स होने चाहिए आपके एप्लीकेशन के अंदर, और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सॉफ्टवेयर एनालाइज करता है, और अगर आपकी एप्लीकेशन उसके हिसाब से मैच करती है देन वो आपको फर्दर 25% की कैटेगरी में 25% वाली में डाल देता है। अदरवाइज वो आपको 75% में इधर पुश कर देंगे आपके सीवी को, और आप सोचते रह जाएंगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरे को कॉल क्यों नहीं आई। सीवी की बात की, अब सीवी से इंपॉर्टेंट चीज आती है लिंक्डइन के बारे में। सो नेक्स्ट चीज आती है कि हम लोग भी लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट हुए थे, और इसी के थ्रू आज हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि मैंने आपसे लिंक्डइन पे कनेक्ट किया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीइंग अ रिक्रूटर, लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? क्योंकि लिंक्डइन एक मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, बट बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि लिंक्डइन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस आपकी नजरों में क्या है बीइंग अ रिक्रूटर? और सेकंड पॉइंट, आपकी लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल किस तरीके की होनी चाहिए कि कोई भी अगर आपको अप्रोच करता है लिंक्डइन के थ्रू भी, क्योंकि आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल किस तरीके की होनी चाहिए कि वो आपको रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो आपके लिए आपका ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस शोकेस करती है वेब के ऊपर। तो वो किस तरीके की होनी चाहिए?
तो बिल्कुल अक्षित, आपने सही बात कही। लिंक्डइन बेहद इम्पोर्टेंट है। तो हम अभी इस एरा में जी रहे हैं जहाँ आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी आपकी रियल लाइफ आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है। तो बहुत सी कंपनीज हैं जिनमें अगर ऑनलाइन कुछ गलत पोस्ट कर दिया जाए कंपनी के बारे में, जॉब चली जाती है। तो उतनी सी बात काफ़ी होनी चाहिए ये समझने के लिए। एज स्टूडेंट्स आपके लिए सबसे अच्छा समय होगा लिंक्डइन पर शुरुआत करने के लिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोग उस प्लेटफॉर्म पर हैं और आप उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। कनेक्ट ना करें तो आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं। आपको कंपनी पेजेस पे कंपनीज के भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। लिंक्डइन पर लिंक्डइन जॉब्स का एक अलग पोर्टल है जहां आप अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी लिंक्डइन प्रेजेंस बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप इसके थ्रू, आपको क्या पता आपको बड़े से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनके लिंक्डइन प्रेजेंस की वजह से जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि हमें कंपनी क्विट कर रहे हैं, उनको गूगल और ओला जैसी कंपनी से बड़े पोजीशन के ऑफर्स आए, क्योंकि उन कंपनी के लोगों ने देखा कि उनका एक्टिविटी बहुत अच्छा था। तो वही बात है, आप अपने लिए दरवाजे खोल सकते हैं। अब बात आती है इस चीज़ की, मेरी प्रोफाइल हो तो कैसी हो। भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो मैंने क्या किया है। अब जब आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी प्रोफाइल इस बात के लिए क्लियर होनी चाहिए कि आप किस रोल के लिए देख रहे हैं, जॉब किस रोल के लिए देख रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स में देखा जाता है कि उनकी फोटोज होती हैं किसी बीच पे, या फिर कोई अच्छी सी शादी में फोटो होती है उनकी। वो बिल्कुल ना करें, एक प्रोफेशनल फोटो डालें, पहली बात। दूसरी, उनकी हेडलाइन अक्सर होती है माई लाइफ माई रूल, ठीक है, वो सब बिल्कुल ना करें। आपकी हेडलाइन है लोगों को दिखाने के लिए, आपकी हेडलाइन और फोटो पहली चीज होती है जो देखी जाती है। आपकी हेडलाइन में लिखा होना चाहिए सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर कौन सा रोल, वो लिखिए। स्टूडेंट करके मत डाल दीजिए। जब आप एक स्टूडेंट डाल देंगे तो आप मुझे ये बता रहे हैं आप कहाँ हैं, आप मुझे ये नहीं बता रहे आप कहाँ जाना चाहते हैं। जब मुझे ये पता नहीं है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो मुझे कैसे पता मैं आपकी मदद कर सकती हूँ कि नहीं, है ना। तो आप ये चीज बिल्कुल डालें, सीकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर, और फिर कौन सी पोजीशन। अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह से कंप्लीट करें, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी की पूरी डालें। अगर आपने कोई एक्टिविटीज की है उसको भी डालें। आपका अबाउट सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो जैसे कि आपका एक सेल्फ इंट्रोडक्शन है, मान लीजिए टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जैसा आप दुनिया को अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। जैसे अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपने इंजीनियरिंग क्यों चूज की। अगर आप किसी स्ट्रीम में हैं तो आपको उस स्ट्रीम में इंटरेस्ट क्यों आता है। या आप अगर अभी मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें क्यों इंटरेस्टेड हैं और आपने उस इंटरेस्ट की तरफ क्या किया है। जैसे आपने 3 सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर चुके हैं और अब आप एक नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हो नौकरी ढूंढने के लिए, आप इंटर्नशिप भी ढूंढ सकते हैं। और फिलहाल तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पूरी दुनिया ही वर्क फ्रॉम होम कर रही है, तो आप भी पार्ट टाइम कर सकते हैं, है ना। और अभी स्टूडेंट्स बहुत डिमांड में है क्योंकि आप लोग पुराने लोगों से ज़्यादा कंपेयर आप टेक्निकली एडवांस हैं। जैसे कि कुछ टूल्स आप आराम से यूज़ कर पाते हैं जो 40s में जो लोग हैं वो यूज़ नहीं कर पाते। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, प्रोफाइल पूरी तरह से कंप्लीट करें। लिंक्डइन आपको एक 5 स्टार प्रोफाइल स्टेटस देता है, सारे स्टेप्स फॉलो करें, पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालें। और आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बेहद ज़रूरी है। अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना है तो वो आपको किस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं वो भी डालें। अब उसको भी कोई फनी ईमेल आईडी मत डालें, cooldude123@gmail.com, ये सब मत कीजिए। एक प्रॉपर नई ईमेल आईडी बनाइए, 5 मिनट का काम है, जिसमें सिर्फ आपके जॉब अपडेट्स हों। इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते रहें उस प्लेटफॉर्म पे। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप सही लोगों से कनेक्ट करें। जब कनेक्ट करें एक कस्टमाइज्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, लोगों को बताएं कि आपने उनकी प्रोफाइल देखी और आपको क्या पसंद आया। और किसी से कनेक्ट करें तो उनको बिल्कुल ये मत पूछिए हाय व्हाट डू यू डू, ये सबसे घटिया क्वेश्चन सब स्टूडेंट पूछते हैं, ठीक है। ना ही ये कहिए हाय आई वांट अ जॉब, ये रहा मेरा सीवी देखिए, ये बिल्कुल मत कीजिए। आप किसी के टाइम के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। सबसे रैपो बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। और लिंक्डइन में सिर्फ चीज़ें देखिए मत, एंगेज कीजिए। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में कोई विचार आया, कमेंट कीजिए, बताइए आप क्या सोचते हो उस चीज़ के बारे में। और बी वेरी केयरफुल अबाउट योर लैंग्वेज, आप गलत चीज़ें वहाँ बोल ही नहीं सकते, आप रिपोर्ट कर दिए जाएंगे। तो ये आपका फेसबुक बिल्कुल नहीं है। आप मेरी बात माने तो प्लेटफॉर्म पर आए, 5-6 दिन तक देखिए प्लेटफॉर्म को, सिर्फ देखिए, समझिए लोग क्या शेयर कर रहे हैं, कैसे कमेंट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देखिए और समझिए और फिर शुरू कीजिए। धीरे धीरे कंटेंट क्रिएशन की तरफ कदम बढ़ाएं और अपनी विजिबिलिटी बढ़ाइए। लिंक्डइन मैंने, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे सिंप्लीफाई तरीके से समझाया
की क्या इम्पोर्टेंस है और आपको अपनी प्रोफाइल जब आपको क्रिएट करनी है तो उस टाइम पे आपको क्या क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लस साथ में आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज़ बताई कि आपको वहाँ पे केवल स्क्रॉल डाउन नहीं करना है, आपको एंगेज भी करना है लोगों के साथ में। और इनिशियली अगर पॉसिबल हो तो आप कुछ वीक तक, 1-2 वीक तक आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं लोग किस तरीके का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और किस तरीके से लोग एंगेज कर रहे हैं। सो ऑलराइट निधि, इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक मेरा लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा आपके साथ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक आपकी लाइफ की प्रैक्टिकल एडवाइस जो आप यंगस्टर्स को पास करना चाहें, वो मे बी सॉफ्ट स्किल्स के रिगार्डिंग हो सकती है या आपकी लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस आप जो शेयर करना चाहें, प्रैक्टिकल एडवाइस जो वो अपनी लाइफ के अंदर उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकें और कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। तो अक्षित, मेरी एडवाइस यही होगी कि जब आपने सोचा है कि मुझे कुछ करना है तो उसे कीजिए। अगर आप उसको प्लान करने की कोशिश करेंगे, उसको परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ कभी नहीं होगी। जैसे मैंने पूरे 1.5 साल निकाले अपनी वेबसाइट को परफेक्टली प्लान करने में। फिर एक दिन मेरी बत्ती जली, मैंने बोला 1.5 साल हो गया और मैं डोमेन के लिए भी पे कर रही हूँ, सब हुआ, मेरी वेबसाइट लॉन्च क्यों नहीं हो रही है। और उस दौरान मेरे लेफ्ट शोल्डर में चोट लगी हुई थी, एक हाथ बिल्कुल ही बेकार था, काम नहीं कर रहा था। और मैंने उस दिन ठान लिया कि अब सोच लिया है करना है तो करना है। वो किया, एक रात में 5-6 घंटे बैठ के मैंने मेरी वेबसाइट खत्म की। वैसे ही एक दिन जब एक बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन का कंपटीशन था और मैंने मास्टर्स नहीं किया, मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उस दिन बस एक दिन मुझे एक थॉट आया कि करते हैं, गई, रजिस्टर किया, जाके रूम में बैठी, 3 लोगों को करते हुए देखा, ऑन द स्पॉट प्रिपेयर करके वापस किया, फर्स्ट प्राइज जीता। बात बस इतनी सी है, जिस दिन आप करने पे आएंगे उस दिन दरवाजे अपने आप खुलते जाएंगे। बात इतनी सी है, जब आप चलते जाएंगे कारवां बढ़ता जाएगा। तो कभी भी ये मत सोचिए कि अच्छा आज मुझे वहां जाना है, मैं प्लान करता हूँ, अचार लेके जाऊंगा, पराठा लेके जाऊंगा, 4 पानी बोतल, इस दोस्त को बुलाऊंगा, इतने बजे जाऊंगा, ये शुभ मुहूर्त, अभी नारियल फोड़ूंगा। ये सब मत कीजिए। अगर दिमाग में आया मुझे करना है, चाहे जितना डर लगे, चाहे जितनी बाधा हो, चाहे जितना भी अनकंफर्टेबल फील हो, जाके उसे कीजिए। और ये एक एडवाइस सिर्फ आपके सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर नहीं, आपकी जिंदगी की किसी भी मोड़ पे आपको बहुत काम आएगी। जैसे आप करते जाएंगे, आप देखेंगे दरवाजे अपने आप खुलते जाएंगे। सो ऑलराइट निधि, बहुत वैल्यूएबल पॉडकास्ट रहा। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर की जो स्टूडेंट्स को भी और प्रोफेशनल्स को जॉब एक्वायर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी और बहुत नेसेसरी चीजें हैं। और आई होप जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी इस पॉडकास्ट के अंदर मजा आया होगा, उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी और वो अपनी लाइफ के अंदर इन सारी लर्निंग्स को अप्लाई करेंगे और तभी इनका बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो इस पॉडकास्ट को यहाँ पे खत्म करते हैं। बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप निधि के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं निधि का लिंक्डइन प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो यू कैन कॉन्टेक्ट हर। एंड थैंक यू फॉर बीइंग tuning into this particular episode of the Akshit Chaudhary Show, and we will be back soon with another episode. Till then, अपना ध्यान रखें and safe रहें. Bye bye guys.